नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज चौथे नंबर की क्लास है, सभी PTET वाले विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों आपको पता है आज 5 जून हो चुकी है। अब मात्र आपके पास 9 दिन का समय और बचा है। 15 जून को आपका पेपर है। उससे पहले आप लोगों को जो है बहुत शानदार तैयारी करनी होगी, तभी जाकर के अपन को कॉलेज मिलने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए बहुत जल्दी जो है कल सुबह से मैं सोच रहा हूं कि हिंदी की क्लास भी शुरू कर दी जाए। तो फटाफट से आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने भी विद्यार्थियों के पास हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहां से हूबहू प्रश्न आने वाले हैं। तो कल सुबह मैं रीजनिंग या अपने हिंदी की क्लास भी शुरू कर दूंगा। तो सभी विद्यार्थी फटाफट से आप हमारे साथ जुड़ जाइए, और आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और पूरे प्रश्न जो है 40 होने वाले हैं इस क्लास में। चलिए ये रहा पहला प्रश्न आज का आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है। तो मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण किसके किसके द्वारा कितना होता है आपको बताना है। तो मरु विकास कार्यक्रम का जो पोषण होता है मित्रों, वो 75% केंद्र सरकार के द्वारा और 25% राजस्थान सरकार के द्वारा। तो आपको याद रखना है 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 25% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो ये अपना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके लिए कि जो राजस्थान में कस नामक जो घास पाई जाती है, ये कहां पर उत्पादित होती है आप लोगों को बताना है। जो कस घास है ये राजस्थान में कहां मिलती है। तो कस घास राजस्थान में टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। ठीक है, याद रख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कस घास बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। कौन से जिलों में? टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, यानी कि पूर्वी राजस्थान की तरफ पाया जाती है। अगला प्रश्न कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि आपको ये राजस्थान है तो पूर्व से पश्चिम की तरफ आपको चलना है। बताइए। तो आपको पता है पूर्व में आपके बूंदी हो जाएगा, और क्या हो सकता है? एक किस में आ रहा है? तो एक तीन सब में आ रहा है, इसको छोड़ के। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। फिर अपना क्या आएगा? फिर अजमेर आएगा, फिर पाली आएगा, बाड़मेर सबसे अंत में आएगा। तो सबसे अंत में बाड़मेर आएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर ये रहा। सीक्वेंस में दे रखा है बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर। ये पहले से सीक्वेंस में जमा हुआ है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मगरा हो गई, पुंगल हो गई, सोनाड़ी हो गई, निम्न में से किसकी नस्ल है। तो आपको सीधा ही नाम से समझ में आ रहा है कि मगरा हो गई, पुंगल, सोनाड़ी, ये किसकी नस्लें हैं। तो ये भेड़ की नस्लें हैं। किसकी? भेड़ की नस्लें हैं। आपको याद रखना है मगरा, पुंगल, सोनाड़ी, ये सब क्या है? भेड़ की नस्ल है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। निम्न में से कौन सा है जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? तो आप सिंपल सा पता है कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है, यानी कि जो जैविक कृषि होती है, ये कोई मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। इसके अलावा अतिचारण भी है, जनसंख्या आधिक्य भी है, अति जुताई भी है। परंतु जो जैविक कृषि होती है, यानी कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है, जो अपने घर का खाद होता है, ये किसी भी प्रकार से मरुस्थलीकरण को बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, याद रख लोगे। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिएगा, जवाब देना है आप सभी विद्यार्थियों को। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है कि यहां दे रखा है अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है, कहां पर है ये दे रखा है। तो सूची पृष्ठ को सूची सेकंड में मिलाना है, और ये 6ठे नंबर का प्रश्न है। मिलाओ फटाफट से। तो आपको पता है सीता माता वन्य जो अभ्यारण्य है, सीता माता जो अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। सरिस्का आपको पता है अलवर में है। जबकि केला देवी मैंने बहुत बार बता रखा है कि केला देव अलग है, केवला देवी अलग है। तो केला देवी कैसे, करौली कैसे, केला देवी मैया, ऐसे याद रख सकते हो। तो करौली जो है केला देवी में। ठीक है, और केवला देव गना पक्षी विहार जो आपको पता है, जो रामसर साइट में भी जिसका नाम है, वह अपने भरतपुर में केवला देव। तो अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट जवाब होगा। सभी विद्यार्थियों के लिए ये एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और आज तो आप लोगों को अच्छे से दिख भी रहा होगा, क्योंकि मैं जूम कर दिया हूं जितना हो सकता है उतना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है 7 नंबर का।
ठीक है। प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में आपको मिलाना है। सूची फर्स्ट दे रखा है वन्य जीव अभ्यारण्य और इधर दे रखा है जिला। फटाफट से मिलाओ और यहां से दोस्तों क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों आपके। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य आपको पता है बूंदी में है और ये 52वें नंबर का है देश का और राज्य का 4थे नंबर का, ऐसे याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जवाहर सागर, पहले जवाहर सागर आपको पता नहीं होगा तो ताल छापर तो आपको पता ही होगा, ताल छापर अपने चूरू में है और वन विहार का भी आपको पता है कि धौलपुर में है। तो बचा जवाहर सागर, तो जवाहर सागर कोटा में है। तो ऐसे आप जो है इसका आंसर बता सकते हो। तो ऑप्शन नंबर अपना सी जो है सटीक जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अपने लिए अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। प्रश्न है कि मोतीलाल तेजावत की वीर संबंधी गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इनके द्वारा 21 सूत्री मांग पत्र भी रखा गया था, आपको पता है, ठीक है ना। 21 सूत्री मांग पत्र ये भी इन्हीं का ही था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि मोतीलाल तेजावत की भील संबंधी गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई थी, बताइए। जवाब जाएगा झाड़ोल, आपका एकदम सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बूंदी के राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है। तो बूंदी में दोस्तों जो चित्रशाला है ये किसकी देन है आपको बताना है। बूंदी में जो चित्रशाला है ये किसकी देन है, तो जवाब हो जाएगा महाराव उमेश सिंह की, महाराव उमेश सिंह की। ये सभी क्वेश्चन पीटीईटी के लिए स्पेशल क्वेश्चन है, पीटीईटी के लिए स्पेशल क्लास है ये। और आज हमारी 4थे नंबर की क्लास है। कौन से नंबर की, 4th नंबर की। कल भी जो है शाम को इसी समय क्लास होगी। दूसरी बात बता दूं आपको, सुबह अपनी जो है कल से क्लास शुरू हो जाएगी। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, तो आप अच्छे से क्लासों को देखो क्योंकि अब जबरदस्त आपके लिए सब कुछ आने वाला है। अगला प्रश्न, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 18 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे। तो आपको बताना है जो केसरी सिंह बारट थे उन्होंने दोस्तों 13 सोरठे लिख करके भेजे थे जो मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह उनको, क्योंकि वो दिल्ली जा रहे थे। तो उन्होंने भेजा था कि आपके पूर्वज तो जबरदस्त व्यक्ति हुए हैं जिनको कोई आज तक झुका नहीं सका, मतलब ऐसे बहुत सारी बातें लिख करके भेजा था। तो जो है मेवाड़ के महाराणा मोटिवेशनल में आ जाते हैं और जो है फिर जाते नहीं है ना। ये आपको याद रखना है कौन सी भाषा में भेजा था, तो ये आपको याद रखना है डिंगल भाषा में। और 13 सोरठा किसने लिखा था, बहुत बार उल्टा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी याद रखना केसरी सिंह बारट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न है कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक निरंजनी दास नहीं थे, मैं बहुत बार बता चुका हूं। इस पे एक सुर्ख लाल रंग लो और इसको ऐसे कर लो, ठीक है ना, लाल रंग लेकर के इसमें ऐसे ऐसे कर लो कि जो है ये तो निरंजनी दास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक नहीं है, लिख लो ये बात। और नीचे लिख लो कि इसके संस्थापक संत हरिदास जी है, ना कि संत निरंजनी दास, ऐसे लिख लो। क्योंकि ये प्रश्न अभी तो देखो आप पीटीईटी का एग्जाम दे रहे हो, आने वाले समय में पटवारी का दोगे, ग्राम सेवक का दोगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दोगे, बहुत एग्जाम देने आपको लाइफ में, परंतु ये प्रश्न बड़ा कंफ्यूजन करता है और सबसे ज्यादा पेपर में आता है। इसलिए थोड़ा सा इसको अपने दिमाग में बैठा लो या कहीं टेबल के सामने लिख लो भाई। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में विप्लव कहां प्रारंभ हुआ था। तो राजस्थान में जो विप्लव का प्रारंभ हुआ था वो विप्लव का प्रारंभ हुआ था नसीराबाद अजमेर से। कहां से, नसीराबाद अजमेर में राजस्थान में विप्लव प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। अगला प्रश्न है कि उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था। तो उदयपुर में आपको पता है एकलिंग जी महाराज का मंदिर है, तो ये कौन से राजा ने इसका निर्माण करा था, मतलब किसके समय हुआ था बताना है। तो एकलिंग जी का जो निर्माण है मंदिर का, ये समय किसके समय हुआ था, बप्पा रावल के समय। किसके समय, बप्पा रावल के समय हुआ था इसका निर्माण, किसका, भगवान एकलिंग जी के मंदिर का। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। प्रश्न है किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। यानी कि आपको बताना है कि बीकानेर का ऐसा कौन सा राजा था जिसने मुगलों के सामने अधीनता स्वीकार कर ली थी, उनके चरणों में झुक गए थे, बताइए।
तो जवाब क्या हो जाएगा, राव कल्याणमल। तो मुगलों के चरणों में कौन झुक गए थे, राव कल्याणमल, जो बीकानेर के शासक थे। आपको ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको एक एक प्रश्न याद रखना है कि कौन कौन झुका था और कौन नहीं झुका था। नहीं झुकने वाले दो व्यक्तियों का क्वेश्चन बार बार में आता है। एक तो राव चंद्र सिंह थे दोस्तों, मारवाड़ के बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व थे। उसके अलावा महाराणा प्रताप, दो लोगों का नाम सबसे ज्यादा फेमस है नहीं झुकने के मामले में। झुकने वाले तो बहुत थे, ना झुकने वाले को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए प्रश्न है कि राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है। तो राजस्थानी जो रामायण है इसके रचनाकार किसको माना जाता है। तो राजस्थानी रामायण के रचनाकार माना जाता है तो समय सुंदर को। राजस्थानी रामायण के रचनाकार किसे माना जाता है, समय सुंदर को याद रखना। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न बहुत बढ़िया है कि नौगरी, कौन सा ओगरी, नौगरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है। नौगरी नामक आभूषण जो पहना जाता है, हाथ में पहनते हैं। नौगरी नामक आभूषण कहां पहनते हैं भाई, तो ये पहनते हैं दोस्तों हाथ में। तो नौगरी नामक आभूषण को हाथ में पहना जाता है, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था। तो 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने इसका प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था, अधिकार में ले लिया था। उसके बाद भरतपुर राज्य का जो प्रशासक है वह किसको नियुक्त किया था, किसको किया था, तो ये आपको याद रखना है, एस.एन. संप्रू, ठीक है, एस.एन. संप्रू, रख लोगे याद। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। अगला प्रश्न, प्रश्न बहुत बढ़िया है, बताओ। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा फसली प्रारूप है जो राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी वाला जो क्षेत्र है ना, आर्द्र मैदानी प्रदेश, यहां पर पाया जाता है। इनमें से कौन सा समूह है जो यहां पर देखने को मिलता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान के मायने। तो जवाब हो जाएगा, यहां पर चावल भी होते हैं, गेहूं भी होता है, सोयाबीन होता है। तो आपको ये तीनों चीजों के बारे में याद रखना है कि चावल, गेहूं, सोयाबीन, ये सब जो है अपने जो ऐसे समझ सकते हो हार्डोती हो गया अपने दक्षिण राजस्थान में। तो इधर जो है ये मिलता है चावल, गेहूं, सोयाबीन, ये बढ़िया तरीके से हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है, वह है। तो आपको बताना है कि न्यूनतम वायुदाब उसी जिले में होगा जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी। सीधी सी बात है, नो बकवास, ठीक है भाई। तो जहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी वहां न्यूनतम वायुदाब होगा, क्योंकि वहां आर्द्रता होगी नहीं। तो बिल्कुल सटीक जवाब क्या होगा, जैसलमेर। क्या होगा, जैसलमेर होगा भाई। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या, पारिस्थितिक समस्या है कौन सी वाली, सेम, यहां लिखा हुआ है सेम, देखो ध्यान से, ये पढ़ लो अच्छे से। सेम जो विषमतम प्रभावित है, यानी कि सेम की समस्या कहां हो सकती है, तो सेम की समस्या वहां हो सकती है जहां पर पानी ज्यादा निकल रहा हो, धरती को परेशान कर रहा हो, पानी निकल निकल के बाहर आ रहा हो, अपनी जमीन को खराब कर रहा हो, तो वो सेम की समस्या होगी। अब सेम की समस्या अपने राजस्थान में तो कहीं हो नहीं सकती, परंतु एक समस्या से हो सकती है। वो समस्या है इंदिरा गांधी नहर। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका पानी जो रिसाव होता है, तो आसपास जो है सेम की समस्याएं देखने को मिलती है। तो जो कहां पर इंदिरा गांधी नहर है, तो देखो न तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में, न जालोर सिरोही में ज्यादातर है, न भरतपुर धौलपुर में। मतलब है भाई साहब, मतलब तो अपने को श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से कि यहाँ तो जो है नहरे नहरे, मतलब सारा पानी यहाँ निकलता है। तो इसी कारण यहाँ सेम की समस्या जो है वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में होगी। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। अगला प्रश्न कि कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। जो युग्म गलत है भाई वो आपको बताना है। गलत युग्म के बारे में आपको बताओ। जैसे हवाई अड्डा दे रखा है और इधर कौन सा शहर है जो सुमेलित नहीं है, मतलब 3 तो सही है, 1 गलत है, बताओ फटाफट। तो आपको पता है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, या इसको एक और नाम से जानते हैं डबोक हवाई अड्डा, ये कहां पर है, सही है क्या ये, बिल्कुल उदयपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। नाल हवाई अड्डा ये बीकानेर में है।
कोटा हवाई अड्डा कोटा में है और सूरतगढ़ हवाई अड्डा जो है जोधपुर में नहीं है। जोधपुर में नहीं है, आपको याद रखना है सूरतगढ़ हवाई अड्डा श्री गंगानगर में। अगला प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है आपके लिए कि 1857 की क्रांति के समय मेजर स्कॉटिश वुड तथा कर्नल न्यूबोरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो आपको बताना है जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो स्कॉटिश वुड था, कर्नल न्यूबोरी था, इसकी हत्या कहां हुई थी, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है नसीराबाद छावनी में हुई थी जो अजमेर में है। और यहां पर इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857 को। और किसने शुरुआत की थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अच्छे से याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न कि निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो बनास संस्कृति के नाम से भी जानते, आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और आहड़ संस्कृति अपने उदयपुर में है, याद रखना। बनास नदी की जगह यदि मान लो बेड़च या आयड़ नदी आ जाए तो भी सही होगा, ऐसा नहीं है कि बनास ही हो। अगला प्रश्न है कि महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? आपको बताना है मित्रों यहां पर कि जो महाराणा सांगा थे उनके जो मृत शरीर था उसका दाह संस्कार कहां पे किया गया? तो मृत शरीर का दाह संस्कार किया गया था मांडलगढ़ में। कहां पर? मांडलगढ़, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराणा सांगा का मृत शरीर का दाह संस्कार मांडलगढ़ में किया गया, याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। 1818 में राजपूत राज्यों से संधि करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था? तो 1818 में आपको बताना है कि जो राजपूत राज्य थे उसमें संधि करने का जो उत्तरदायित्व था ब्रिटिश कंपनियों ने किसको सौंपा था? तो उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो उस व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मेटकोप। क्या नाम है? चार्ल्स मेटकोप, याद रखना। संधि करने का जो उत्तरदायित्व सौंपा था ब्रिटिश कंपनी ने, वो चार्ल्स मेटकोप को सौंपा था। इंपॉर्टेंट है 1818 में। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है कि राजस्थान में जो सामेला है, आपको बताना है कि राजस्थान में जो सामेला शब्द है किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो सामेला का जो अर्थ है ये कहां पे प्रयुक्त होता है? जो सामेला शब्द है बोलते हैं कि सामेला है, तो कहां पे अपने चीज का उपयोग करते हैं? तो ये विवाह के समय जो है, विवाह में वो जो है उपयोग होने वाला एक शब्द है, विवाह के समय सामेला। चलिएगा अगला प्रश्न है किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो सांप्रदायिक सद्भावना का मतलब होता है हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहां पर अच्छे से जाते हो। तो बताइए कहां पर जाते हैं? क्या बापू जी के, तेजा जी के, गोगा जी के, रामदेव जी के? तो बिल्कुल जवाब होगा बाबा रामदेव जी। ठीक है, तो यह सटीक जवाब हो जाएगा आप सभी का कि सांप्रदायिक सद्भावना का जो प्रतीक माना जाता है वह रामदेव जी को माना जाता है, जिन्होंने कांवड़िया पंथ की शुरुआत की थी। यह भी आपको याद रखना है। चलिएगा, और कांवड़िया पंथ के जो लोग 13 ताली नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न, लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र है? तो लांगुरिया नृत्य आपको याद रखना है ये कहां का है? तो करौली का है। कैसे करौली? कैसे? केला देवी मैया का है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि केला देवी माता जी का जो मेला है वहां पर लांगुरिया नृत्य जो है मुख्य आकर्षण है। अगला प्रश्न यह रहा कि महाराणा कुंभा के शासन काल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? महाराणा कुंभा के शासन काल में चित्तौड़ का जो वास्तुकार था वह कौन था? चित्तौड़ का जो वास्तुकार था वह था मंडन। कौन था? मंडन। आपको याद रखना है, रख लोगे। अगला प्रश्न आपके लिए यह रहा, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी तो रियासतें थी और कितने ठिकाने थे? तो आपको पता है रियासतें तो 19 थी, ठिकाने कितने थे? 3। तो ये रहा ऑप्शन 19 रियासतें, 3 ठिकाने। रख लोगे याद, बढ़िया क्वेश्चन है, रख लेना याद।
अगला प्रश्न आपके लिए, ये रहा प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम या फिर बोले तो डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, ऊंचाई को ज्यादा से कम ऊंचाई की तरफ आपको आना है, ये आप अच्छे से याद रखना। तो कौन सा होगा, ज्यादा से कम की तरफ आना है, बताओ फटाफट से। तो सबसे ऊंची तो अपनी गुरु शिखर है, गुरु शिखर ऑप्शन में है नहीं। दूसरी उसके बाद की दूसरी चोटी है अपने शेर चोटी, शेरगढ़, शेर चोटी है ना, तो शेर चोटी है तो दूसरे नंबर की है। तो ढूंढो कहीं मिल रहा है क्या, बिल्कुल, तो यहां मिल रहा है। तो क्या ये हो सकता है क्या, बताओ। तो बिल्कुल ये हो सकता है, सबसे ऊंची चोटी दूसरे नंबर की शेर है, फिर जरगा है, फिर अचलगढ़ है, फिर तारागढ़ है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन अपना बी सही हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न। प्रश्न है कि राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है। तो त्रिकाल का संबंध किससे है राजस्थान में, तो राजस्थान में त्रिकाल का संबंध किससे है, तो राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है अनाज, जल और चारा से। किससे, अनाज, जल और चारा, इन सभी की कमी आ जाए तो इससे क्या बोलेंगे, त्रिकाल। चलिएगा अगला प्रश्न। प्रश्न है कि राजस्थान में किस प्रदेश में अल्फीसोल समूह की मृदा मिलती है। अल्फीसोल समूह की मृदा मिलती है कहां पर, अल्फीसोल समूह की मृदा मिलती है दोस्तों जयपुर, अलवर, दौसा, इनमें मिलती है अल्फीसोल प्रकार की मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से आपको बताना है जो सुमेलित नहीं है। इधर दे रखा है मुख्य नदी, इधर दे रखा है सहायक नदी। जो गलत है वह अपन को बता देना है। चलो बताओ फटाफट। साबरमती की सहायक नदी आपको पता है वात्रक है। माही की सहायक नदी क्या कमला है क्या, बताओ फटाफट। बिल्कुल। लूनी की सहायक नदी अनास है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, माही की सहायक नदी है ये तो। चंबल की सहायक नदी परवन है। तो लूनी की जो सहायक नदी दे रखी है वह गलत है। और माई की एक सहायक नदी आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, कमला, बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि मान लो कभी एग्जाम में आ जाए कोई समय भी। अभी तो आपके पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, आने वाले समय में आप पटवारी, ग्राम सेवक, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, सीईटी और भी तमाम भर्तियां जैसे एलडीसी, लेबर असिस्टेंट वगैरह, किसी का भी आप पेपर देना चाहते हो 2025-26 में, तो आपके लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और माही नदी की सहायक नदी अच्छे से याद रखना। कमला भी एक जो है इसकी सहायक नदी है। सो माई जाकम का तो आपने नाम सुना होगा, अनाज का नाम सुना होगा, परंतु कमला का नाम आपने पहली बार सुना होगा। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए चलता हूं। ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए, देखिएगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका है। यानी कि कौन सी आपदाएं, कौन सी समस्याएं जो राजस्थान में आने की ना के बराबर संभावनाएं, मतलब बहुत कम है, गलती से आ सकती है कभी। तो जवाब हो जाएगा सुनामी। तो सुनामी आने का यहां पर कोई चांस नहीं है, बहुत कम है। बाढ़ आ सकता है, सूखा आ सकता है, भूकंप तो आ सकता है ना, ये तीन चीज आ सकती है, परंतु सुनामी की तो बहुत बहुत कम जो है आशंका है। चलिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा प्रश्न। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है। जवाब आप सभी का पता है कि उदयपुरी है। अगला प्रश्न होगा, भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता। कौन सा अधिकार, एकाधिकार, मतलब पूरा का पूरा मामला अपने पास हो, ऐसी बात है। तो एकाधिकार हम किस मामले में नहीं है, तो आप अपने पास एकाधिकार नहीं है पेट्रोलियम के मामले में, जबकि जस्ता है, संगमरमर है, सीसा है। पेट्रोलियम में राजस्थान का एकाधिकार नहीं है, ठीक है। वोलेस्टोनाइट वगैरह इन सभी में है, परंतु पेट्रोलियम में नहीं है। अगला प्रश्न, मानसी वाकल परियोजना किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा। और मैंने एक दिन बताया था कि सेई परियोजना का संबंध किससे है, तो वो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है। जवाई परियोजना से संबंधित है सेई परियोजना, जवाई नदी से, ठीक है ना। अगला प्रश्न, मानसी वाकल परियोजना किस शहर को पेयजल उपलब्ध कराती है, तो आपका जवाब हो जाएगा उदयपुर। तो मानसी वाकल जो परियोजना है इसका संबंध किससे है, उदयपुर से है।
अगला प्रश्न, प्रश्न है कि कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म कौन सा है। कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा जो लाभान्वित जिला है वह कौन सा है। तो जवाब हो जाएगा आपका कंवरसेन लिफ्ट द्वारा जो लाभान्वित है वो एक तो बीकानेर है और गंगानगर है। तो दोस्तों आपके पीटीटी के ये 40 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, क्लास पसंद आए तो क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और थोड़ा सब्सक्राइब और कमेंट लिख दिया करो प्यारा सा कि आपको क्लास कैसी लगी। उसी से हमें पता चलता है कि आपको ये क्लास पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। आपको क्लास में कोई और अपडेट करवाना है तो वो बता दीजिए। और कल से आपके लिए हिंदी और या रीजनिंग की क्लास भी शुरू हो जाएगी सुबह। तो मुझे बताइए फटाफट से, और आप लोगों ने इससे पहले की 3 क्लासें देखी या नहीं देखी वो भी कमेंट कर देना। और आपके मैंने अभी आज 39 प्रश्न करवाए, 39 में से कितने सही है ये भी कमेंट कर देना। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं नई क्लास के साथ आप सभी विद्यार्थियों के साथ। और आपको बता दूं शाम को 7 बजे रोजाना चतुर्श्रेणी कर्मचारी की क्लास आती है, उसे देख लिया करो यदि आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भी तैयारी कर रहे हो तो। और वो जो प्रश्न करवाता हूं वो आपके हर भर्ती परीक्षा में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए ही केवल स्पेशल है, हर भर्ती के लिए वो काम आने वाले प्रश्न है। ठीक है मित्रों, चलिए आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल। धन्यवाद।